Hello, kids of class 7th. Today we are going to start our new lesson, The Rise of Regional Kingdoms. So, I'll be giving you a short note and summary of the lesson. This will be explanation about what we are going to study in this lesson. The objective of the lesson is to understand about the northern rulers. Here in this lesson, we are going to talk, read, understand, and the notes will be taking about फॉर इंडिया ओनली हम भारत के मध्यकालीन भारत के जो क्षेत्रीय राजा थे रजवाड़े थे उनके उदय के काल के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उत्तर के नदर्न रूलर्स फॉरेन इन्वेडर्स जो विदेशी आक्रांता थे आक्रमणकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम द रूलर्स ऑफ द डेक्कन दक्षिण के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम चोलास के बारे में जानेंगे जो सदर्न रूलर्स हैं उसमें चोलास थे उन तक में आज इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दूंगा यू कैन कीप इट आप इसको रख सकते हैं दिस विल बी यूजफुल फॉर यू टिल ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉट एवर यू आर गोइंग टू हैव सीबीएसई में ये लेसन जो है इसको द एमर्जेंस ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स बोला गया है ओके सो लेट अस start the lesson. In this lesson, we are going to cover from 8th century to 12th century after death. मतलब 0001 से लेके 799 के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं. That is a different lesson. हम इसमें भी पढ़ेंगे 8वीं शताब्दी 8th century से 18th century और मे बी फर्स्ट पार्ट में आज हम चोला एम्पायर तक ही पढ़ने वाले हैं. So, several major ruling dynasties emerged in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बहुत से नए नए किंगडम एमर्ज हुए. वो किंगडम्स क्यों एमर्ज हुए, क्या रीज़न था, क्या एक पॉइंट ऑफ जंक्चर था हिस्ट्री का जिसमें नदर्न इंडिया और सदर्न इंडिया एक साथ मिला. वी विल गो फॉर इट, मे बी नॉट टुडे, टुमारो. ओके. Several major emerged during this time period. The emergence of new dynasties. हम इस लेसन को राइज ऑफ द रीजनल किंगडम या एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज क्यों बोलते हैं? नए रजवाड़े, नए एम्पायर्स, नए क्लैंस, इनके बारे में ये एक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करेंगे. By the 7th century, there were big landlords and warrior chiefs in different regions of subcontinent. अब सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा जब आप पढ़ोगे तो ये भारत के दक्षिण से लेके आपका म्यांमार भी कवर होता है इसमें. देन यू गो टिल ईरान, इराक एंड अफगानिस्तान. द पार्ट ऑफ दीज एरियाज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश. ये सब कॉन्टिनेंट के हिस्से आते हैं टिल हिमालयास. Existing kings often acknowledge them as the सामंतास और सबऑर्डिनेट्स. इन छोटे छोटे वॉर चीफ्स को उनको सामंत या सबऑर्डिनेट सहयोगी भी बोलते थे. They were expected to bring gifts for the kings or overlords and provide them with military supports. इन सामंतों का काम था कि राजा को और उनसे ऊपर के जो महामंत्री थे या क्षेत्राधिकारी थे उनके लिए वो फौजी ताकत, अनाज, टैक्सेस कलेक्ट करके उन तक पहुंचाते थे. द मेन रूलिंग डायनेस्टीज व गुर्जरा, प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास and Chamanas in North India and the Chola Pandyas and Chalukyas in South India. अब गौर करिएगा यहाँ पे गुर्जरा, प्रतिहारा, पालास बंगाल के एरिया आसाम तक जाता था. राष्ट्रकूटास ये उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के रीजन में आ जाते थे या बाद में लेटर ऑन दे हैड अलायंस विद द राजस्थान पीपल. जो गुर्जर, प्रतिहार और चामन जिसको आज हम चौहान बोलते हैं, ये लोग these were the peoples and the clans and samantas, those who were in the area of Punjab, Afghanistan, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, ये सब क्षेत्र के लोग थे. और दक्षिण भारत से फ्रॉम साउथ इंडिया दे वर द चोला, पांड्यास एंड चालुक्यास. Administration in the kingdom. How the administration was organized. This is in a chronicle order. One video, I might be bringing another video also about this.
द किंग एट एपेक्स adopted big titles like महाराजा धीराज। जो यहाँ अपेक्स वर्ड को थोड़ा स्पेसिफिकली समझ लीजिएगा, जिनके अंदर बहुत से सामंत आते थे, एक वृहद क्षेत्र, अ मेजर पार्ट, अ बिगर एरिया, जो महाराज उनको बोलते थे, जो एक राज्य के मालिक हुआ करते थे। राज्य, स्टेट इज अ टर्म फॉर अ कंट्री इवन टुडे ऑल्सो। जो राज्य एक शब्द है, स्टेट, ये आज की तारीख में भी एक देश के लिए यूज होता था। और उस समय जो भारत में थे, ये डिफरेंट डिफरेंट महाराजास थे, ये एक एक देश थे। फॉर देम दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास उनके अपने नियम थे, कानून थे। दे हैव देयर ओन रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन सिस्टम, दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो वो अपने आप के लिए टाइटल रखते थे महाराजा धीराज। द किंग्स shared power with their samantas and an association of peasants, traders, and Brahmins. Now here you have to understand how the king has shared the power. किस तरह से राजा अपने ताकत को बांटता था। ताकत को बांटना मतलब क्या है? ताकत में लाना। They were given certain power so that they can feel that they are in power and serve the king. और राजा को वो सेवा कर सके, ईमानदार रह सके, उनके साथ धोखा ना करे। और ये कैसे लोग थे? एक समूह बन जाते थे किसानों के, मेजर लैंडलॉर्ड्स जो रहते थे, जमींदार टाइप के, जिनके पास अपने खेतों की रक्षा करने के लिए दे यूज्ड टू हैव अ स्मॉल आर्मी, छोटी आर्मी, छोटी आर्मी होते थे। जैसे आज की तारीख में एक पंचायत बोलते हैं, और महानगर पालिका या नगर पालिका में सभासद या वार्ड बोलते हैं। सो दे हैड अ रीजन, उनके पास एक सर्टेन पॉपुलेशन होती थी, एक सर्टेन एरिया, लैंड एरिया होता था जिसमें फार्मिंग होती थी। आर्टिशंस होते थे, जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, वुड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, गारमेंट्स बनाने वाले, ये सब लोगों को मिला के ये एक अपना समूह टाइप का रहता था जहाँ से प्रोडक्शन होता था। दिस वॉज द पीजेंट्स वर द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, दे वर द प्रोडक्शन यूनिट्स। उसके बाद आ गए ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वर द कॉमर्शियल यूनिट, जो उस प्रोडक्शन को अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया और द वर्ल्ड और ऑन प्लैनेट अर्थ, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, जिनको हम आज ट्रेडर्स व्यापारी बोलते थे, उस समय पे उनको बनिया बोलते थे, कायस्थ बोलते थे। सो उनका रोल क्या था? वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। हाउ? दे यूज्ड टू टेक दिस प्रोड्यूस फ्रॉम द पेजेंट्स, जो पेजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, जो आर्टिशंस होते थे, सोनार, लोहार, इन सब के जो प्रोडक्ट्स होते थे, उसको ट्रेडर्स ले जाके अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स में उसको बेचते थे, और जो पैसा मिलता था वो लेके आते थे। नाउ व्हाट विद दिस अर्निंग दे यूज्ड टू पे द टैक्सेस। अब यहाँ पे कैसे हो गया? वहाँ पे किंगडम्स में, दैट मेडिवल इंडिया, ट्रेड प्रैक्टिसेस वर ग्रेट। पेजेंट से एक पार्ट टैक्स का गवर्नमेंट को गया, गवर्नमेंट में जो डिफरेंट लेवल ऑफ था, जो उस समय भी 3 टायर सिस्टम होता था, उधर पे गया अ पार्ट ऑफ टैक्स। देन ट्रेडर्स ऑल्सो यूज टू, जिसको आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते थे, ट्रेडर्स भी एक पार्ट ऑफ टैक्स देते थे, और वो पेजेंट्स को ले आके, और फार्मर्स, पेजेंट्स, आर्टिशंस को ले आके उनका पैसा देते थे। देन देवर ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स वर्ड के लिए बड़ा कंफ्यूजन है। दिस ब्राह्मण वर्ड वी शुड स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड, they were a clan, a group of people, those who were involved in education sector, training sector and rituals. जो कर्मकांड होते थे, विधि विधान होते थे, उनको फॉलो करने वाले होते थे। जो टीचर्स होते थे, ये ब्राह्मण होते थे। जो डॉक्टर्स हैं, जिनको आज हम डॉक्टर्स बोलते थे, they were the Brahmins. So that was a professional unit, कार्मिक यूनिट था। Now next point, resources were obtained from the producers who were persuaded to surrender part of what they produce. अब यही मैंने आपको ऊपर बताया, peasants जो एक प्रोड्यूसर्स होते थे, वो जो पार्ट, उसमें से एक पार्ट सरकार को चला जाता था एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। These resources were used to finance the king's establishment and construct temples and forts. अब जैसे जो व्यापारी से आया, ट्रेडर्स से आया, पेजेंट से आया, आर्टिशन से जो पैसा आया, उसको राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज होते थे। नाउ हियर फोर्ट, क्यों फोर्ट? इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव, आज भी देखते हैं तो वी गिव अ मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स
एंड द मिनिस्टर्स, इनके लिए बहुत अधिक सिक्योरिटी होती थी ना. दैट टाइम फोर्ट्स वर बिल्ड कि उन पे अटैक होगा तो दे कैन बी सेव्ड फॉर मैक्सिमम टाइम. नाउ टेम्पल्स, you should understand, we will have later on in this lesson what were the uses of the temples. टेम्पल वो जगह होती थी जहां पर एजुकेशन, गुरुकुल होते थे, पाठशाला होती थी. पाठशालाएं मीन्स द स्कूल सिस्टम, प्राइमरी स्कूल सिस्टम विच वाज एट द विलेजेस लेवल. देन दे हैव गुरुकुल्स. गुरुकुल्स होते थे जहां आज 6 से लेके 12th एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं डिग्री, डिप्लोमा, वो गुरुकुल्स में होते थे. वहां से मास्टर होके आते थे. दीज वर एट द टेम्पल्स. टेम्पल्स में हर जगह की, आज भी आप जैसे देखते हो ग्राम देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता. सो लाइक एक गांव का अपना एक टेम्पल होता था जहां गांव वाले इकट्ठा होते थे. वो गांव वाले वहां पे टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क को डिसाइड करते थे और वो आगे उसका इंफॉर्मेशन भेजा जाता था किसको, उससे बड़ी टेम्पल, उससे नियर बाई रीजन में उससे बड़ा टेम्पल जो है, जो क्षेत्र का है, उसको वहां भेजते थे. फॉर एग्जाम्पल हम प्रतापगढ़ में हैं. अब हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल प्रतापगढ़ सदर में रह रहे हैं या दिलीपपुर में रह रहे हैं या सिटी में रह रहे हैं. तो इस एरिया के आपके अपने गांव का एक एरिया होगा, वहां के पे एक तरह से इट वाज यूज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. वहां पे इन टैक्सेस कलेक्ट हुआ सामंतों द्वारा या जो भी बाजार में, और उसके बाद वो चला गया फॉर एग्जाम्पल बेला देवी और बिलखरनाथ और घुईसरनाथ, कोई भी एक टेम्पल, मेजर टेम्पल एरिया का आप समझ लीजिए. फिर वहां से फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद रीजन है तो आइदर अयोध्या और इलाहाबाद के जंक्शन को देख लो. फिर दैट यूज टू गो सेम वे इन क्रॉनिकल ऑर्डर टू द किंग. टैक्सेस चले जाते थे और इंफॉर्मेशन चली जाती थी. उस समय की एक बड़ी बात ये होती थी कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने गांव में एक तालाब खुदवाना है या कुआं खुदवाना है, वेल डिगिंग करना है और लेक, तालाब खुदवाना है एज ए वाटर रिजर्वर और वट एवर यूज यू टेक इट इनटू. तो उस तालाब के लिए उस एरिया के टेम्पल के पास अथॉरिटी होती थी कि वो उस तालाब के खोदने के लिए या मेंटेनेंस के लिए उसमें से पैसा निकाल सके. उसके लिए ऊपर से परमिशन की जरूरत या वहां से फंड की जरूरत नहीं पड़ती थी. दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट. नेक्स्ट, functionaries of collection of revenue were recruited from influential families. जो फंक्शनरी थी, जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होता था, वो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो होती थी उनसे होता था. नेक्स्ट, प्रहस्थीज एंड लैंड गॉड्स. ये प्रहस्थी एक टर्म है, जमींदार ये एक टर्म है. जैसे आज बोलते हैं कि जमींदार अपने आप, कुछ लोगों के सरनेम्स भी हो जाते हैं. दे हैव टेकन इट इनटू हेरिडेटरी ऑर्डर, वो टाइटल्स ले लिए हैं, बट दिस वाज अ रैंक, ये एक पोस्ट होती थी. प्रहस्थीस कौन थे? प्रहस्थीस टेल्स अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलिएंट एंड विक्टोरियस वॉरियर्स. ये एक एजुकेशनल क्लास होती थी. जैसे आज की तारीख में एक बड़ा भ्रम है बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग, जिनको आप सोचते हो कि हम आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, फिल्म स्टार्स, कवि लोग, पोएट लोग, डांसर्स, कॉमेडियंस, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स. ये सब है प्रहस्थीस. ये क्या करते, इनका रोल उस जमाने में क्या होता था कि ये राजा की छवि प्रस्तुत करते थे. इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ये एक, दे वर नॉट द इंटेलेक्चुअल क्लास. इंटेलेक्चुअल क्लास उनको बोलेंगे जो सृजन करते हैं, दोज हु कंट्रीब्यूट बाय देयर मेंटल एबिलिटी टू जनरेट और क्रिएट न्यू थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. अब आगे आ जाइए. द किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. राजा अक्सर ब्राह्मणों को जमीन देते थे खुश होके, या फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए गुरुकुल खोलना है. जैसे आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों ने दान किया हुआ है जमीन, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, टेम्पल के लिए, अनाथालय के लिए, फॉर न्यूमरस वर्क्स. तो उस समय ये काम इस फील्ड के वर्क को ब्राह्मण्स करते थे, जो आज की मॉडर्न एरा में एनजीओस करते हैं, गवर्नमेंट करती है. तो उस समय पे ये कार्य सरकार की ओर से या राजा की ओर से ब्राह्मण कम्युनिटी को दिया जाता है. बहुत गौर करिएगा, ब्राह्मण में टर्म में मत जाइएगा, पांडे, तिवारी, शुक्ला.
Brahmins were the people, those who were involved in the field of education, health, किसी के स्वास्थ्य सेवा में, और these kind of elite intellectual works, they were termed as Brahmins. बाकी जो टाइटल है, people took it into a long hereditary order, बहुत सारे वंशानुगत चलता गया, लोग वही काम करते गए, उनको वो टाइटल मिल गया। और इनकी रिकॉर्डिंग्स होती थी कॉपर प्लेट्स पे, जो राजा उनको देता था और उसकी एक एंट्री उनके अपने लॉग बुक में रहती थी। उस टाइम पे जो युद्ध होते थे, द वॉर्स वर फॉर, जो जितने भी युद्ध हुए उस समय, कोई दूसरे राज्य को कब्जा करके अपने में मिलाने में अमूमन वॉर नहीं होते थे। दैट टाइम जो वॉर्स वर ओनली फॉर दी वेल्थ, धन के लिए युद्ध होते थे। कोई कहीं जाता था तो मंदिर नहीं तोड़ता था, वहाँ के स्कूल विद्यालय को नहीं तोड़ता था, जैसे नालंदा में जला दिया गया था, नालंदा तक्षशिला को तोड़ फोड़ दिया गया, जला दिया गया, नहीं। कोई किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाता था। दैट टाइम द वॉर्स वर ओनली फॉर दी वेल्थ, पैसे के लिए होता था। वहां से सोना लेना, अशर्फी लेना, राजा से नेक्स्ट किंग को उनका राज्य दे देते थे अगर वो हार मान लेता था। इफ यू यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज डिफीट, उसको उसका राज्य दे दे और उसको बोले यू विल बी इन आवर कमांड। For centuries, Gurjaras, Pratiharas, Rashtrakutas and Palasta dynasties fought for a control over Kannauj. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। कन्नौज क्या, ये जो to conquer Kannauj, these were the dynasties, गुर्जरा, प्रतिहारास एक ही मान के चलिए, राष्ट्रकूटास एंड पालास। इसको हिस्ट्री में ट्रिपेंटाइन बैटल कहा गया है, त्रिकोणीय युद्ध। ये बहुत साल चला, इसके बारे में I'll try to make a different video. The long drawn conflict is known as Tripartite struggle, of three parties were involved in it. Then now we will come to the foreign invaders. Sultan Muhammad of Ghazni raided the subcontinent 17 times before AD 1000 to 25. His sole purpose was to plunder the wealth of India. He looted temples like Somnath, Gujarat. Mahmud entrusted a scholar named Al-Baruni to write the account of the subcontinent. मोहम्मद गजनी के रिकॉर्ड्स के बारे में अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो अल-बरूनी के डॉक्यूमेंट्स, और उस नॉट ओनली अल-बरूनी, देयर आर अदर रोमन राइटर्स, चाइनीज, डिफरेंट कंट्रीज के राइटर्स हैं, उनके टेक्स्ट को आप पढ़ोगे तो मोहम्मद गजनी के हिस्ट्री को पता चलेगा। उन्होंने भारत पे 17 बार अटैक किया, 17 टाइम्स, एंड 17 टाइम्स, ऑल 17 टाइम्स ही 16 टाइम्स ही डिफीटेड। एवरी टाइम ही सेड नॉट टू कम बैक, बट अगेन, क्योंकि भाई एक अगर कोई भी एक ताकतवर आदमी है या कोई वो है, उसको एक अहंकार को, ईगो को चोट लग जाती है तो वो तब तक उसके पीछे लगा रहता है जब तक उसको जीत न ले। दिस इज मोहम्मद गजनी डिड। इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। नेगेटिव ये है कि व्हेन ही प्लंडर्ड, उसने अटैक किया जहां जहां से लूट के आया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, नॉट फर्स्ट टाइम बट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, विद इन इंडिया, ये टेम्पल को तोड़ना, मर्डर्स, हत्या करना, लोगों को मत के हिसाब से मारपीट करना, दिस वाज डन फॉर फर्स्ट टाइम इन द एरिया ऑफ गुजरात। और वो अल-बरूनी को बहुत मानता था, उससे अपना हिस्ट्री उसने लिखवाया। अब अल-बरूनी उसके लिए क्या था, ये देखिए, प्रहस्थीस, जो उसकी बखान करे। देन other kings engaged in the warfare were Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. दिल्ली जो पहले हस्तिनापुर में मानी जाती थी, कुरुक्षेत्र, डिफरेंट नेम से बुलाई गई है, और लेटर ऑन अभी मॉडर्न नेम दिल्ली आया। Chauhans were engaged in conflict with Chalukyas of Gujarat and the गंडावलास ऑफ वेस्टर्न यूपीज। ये जो आप लोग आला उदल के किस्से पढ़ोगे, सतना के राजा जो थे, ये चौहान्स का बहुत दिनों तक इनके साथ युद्ध चला था। गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रीजन। पृथ्वीराज III was a popular Chauhan ruler who defeated Afghan ruler Ghori in 1191 but lost to him in 11
92, ये तराइन का युद्ध है, प्रथम द्वितीय डायनेस्टीज. By the 7th century, there were big landlords or warriors, chiefs in different regions of subcontinent. अलग अलग राजा उभर के आ गए थे. Existing kings were often acknowledged them as the Samantas. ये तो हम ऊपर समझा चुके हैं. अब आ जाएंगे द मेन रूलिंग डायनेस्टीज. वी हैव कम टू नो गुर्जरास, प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, चामनास, चोलास, पांड्यास एंड चालुक्यास ऑफ साउथ इंडिया. So here we are going to end our video at this point till Chauhans, and I'll be coming with the second video tomorrow. Listen it, read it, and from your textbook try to make notes. Thank you. This is Rajesh Pandey signing off.